हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम है, उस एटम के बाहर बहुत सारी शेल्स होती हैं। मान लीजिए इसकी लास्ट शेल है वैलेंस शेल, और इस वैलेंस शेल से इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। इससे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो किसी भी एटम की जो लास्ट शेल होती है वैलेंस शेल, उससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, उसे एनर्जी। तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इट मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कहां से रिमूव करना है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में तो जो एटम्स होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, तो इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, गैसियस एटम। उसी में हमें क्या मिल सकता है, कोई भी आइसोलेटेड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मिल सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अगर हम किसी भी एटम की लास्ट शेल से कोई इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल रहे हैं, और उसको निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी। तो जो एनर्जी हमने दी है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमें इसकी और आगे पढ़ना है कि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के आगे होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। उसका क्या मतलब होता है, सक्सेसिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसके बाद दूसरा निकालना है, फिर तीसरा निकालना है, तो इसे बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, ये M कोई मेटल है, इससे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो ये कोई मेटल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस कर दे रहा है, निकाल दिया, तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो क्या बन गया, ये M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। तो हमने जो एनर्जी यहाँ पे दी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में, वो क्या थी, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसे हम बोलेंगे ये हमारी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। उसके बाद ये क्या बन गया, M पॉजिटिव। अब हमने इस M पॉजिटिव को ले लिया, अब हमने इस M पॉजिटिव से भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अभी क्या बन जाएगा, M पॉजिटिव से M डबल पॉजिटिव, और यहाँ पे जो एनर्जी लगी वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी है, पर उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। फिर ये M2 पॉजिटिव बन गया। अब इस M2 पॉजिटिव से भी हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो M2 पॉजिटिव क्या बन जाएगा, M3 पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। और आपको पता है कि मेटल्स नॉर्मली जो है, जैसे हम एल्यूमिनियम को ले लें तो एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी वो कौन सी हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरे को निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब इसमें एनर्जी यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी, पर सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगी, अगर हमें इसको अरेंज करना हो तो कैसे अरेंज करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज नहीं है, जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इस पे क्या आ गया, M पॉजिटिव। M पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके पास जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो प्रोटॉन तो कम नहीं हुआ। मान लीजिए कि इसके पास 13 अगर थे 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं, 13। तो इसका मतलब ये है कि 13 प्रोटॉन्स मिलकर क्या कर रहे होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे। फिर हमने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमें और बाहर निकालना है, तो जब 13 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो और जोर से खींचेंगे, तो अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हमारी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा लगेगी, तो इसके मुकाबले में यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हट गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे
लेकिन आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और कम हो गए, तो अब क्या होगा, ये उसको और पकड़ के रखेगा, प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को और खींचेंगे। तो अगर हमें यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमारी एनर्जी हमें और देनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो कम होते जा रहे हैं लेकिन प्रोटॉन्स जो है वो कम नहीं हो रहे, प्रोटॉन्स का नंबर सेम है। तो ज्यादा प्रोटॉन्स मिलकर के अगर कम इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव खींचेंगे, बहुत स्ट्रांग पुल करेंगे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी तो थर्ड वाली है वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम ये होगी और सबसे कम ये होगी। IE3 is greater than RE2 and it is greater than RE1। ये हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा होगी, ये कम होगी और ये सबसे कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, किसी भी एटम की जो लास्ट शेल है उससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है खींच करके तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमें ये पढ़ना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप्स में और पीरियड्स में कैसे इंक्रीज होगी और कैसे डिक्रीज होगी। नाउ इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में एटॉमिक साइज बता दिया था कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाती है ग्रुप में। लेकिन जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियस लास्ट शेल को खींचता है तो शेल जो है वो सिकुड़ जाती है, इस कारण यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्क कैसे पड़ेगा, आपको ऐसे याद करना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये अपना ग्रुप ले लें, ठीक है, तो अगर हम ये लिथियम ले लें, सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, इनमें हमें पता करना है कि कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है घट रही है। तो मैंने अभी क्या बोला कि ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आप ये देखिए जैसे कि अगर हम बोले ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 एटॉमिक नंबर इसका, तो फर्स्ट शेल में क्या आ गया 2 और ये 1, ये हमारा न्यूक्लियस है। अगर हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1, ये हमारा न्यूक्लियस। और फिर अगर इसकी बात करें पोटेशियम की, ये क्या है 19, ये न्यूक्लियस 2 8 8 1। तो आप ये देखिए कि क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2 शेल्स थी, ये न्यूक्लियस से इतनी दूर पे था, ये न्यूक्लियस से इसकी 3 शेल हो गई, ये न्यूक्लियस से इतनी दूर पे हो गया, इसमें 4 शेल्स हो गई, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींच रहा होगा क्योंकि साइज छोटा है, ये इसके पास में है न्यूक्लियस के। ये वाला जो होगा, ये न्यूक्लियस इसको इसके कंपैरिजन में कम फोर्स से खींच रहा होगा, और ये वाला जो होगा पोटेशियम जो होगा, ये इसे और कम फोर्स से खींच रहा होगा क्योंकि ये और दूर हो गया। तो जो जितनी दूर हो जाता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना आसान हो जाता है। तो अगर हम बात करें लिथियम में और सोडियम में और पोटेशियम में, इन तीनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से आसान है क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, न्यूक्लियस इसे कम खींच पा रहा है। तो अगर हमें इसको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी एनर्जी इसमें कम लगेगी, कम एनर्जी देने पे ही ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। लेकिन अगर आपको लिथियम से निकालना हो, अगर आपको लिथियम से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो न्यूक्लियस इसको खींच रहा है बहुत, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाह रहा है, तो फिर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी इस ग्रुप में। और यहाँ पे जो फ्रांसियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी अभी कैलकुलेशन नहीं हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो उस हिसाब से जो सीजियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी,
सबसे कम होगी और इस वाले की आयनाइजेशन एनर्जी इस ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, और इसका एटॉमिक साइज छोटा है इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो ये हो गई ग्रुप की बात। अब अगर हम पीरियड्स में मूव करें तो क्या होगा? मैंने आपको बताया पीरियड्स में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हटा भी दें, हमारी नोबल गैस है, नोबल गैस की तो वैसे ज्यादा होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता ही नहीं ना लेना चाहता है। अगर हम बात करें यहां तक की फ्लोरीन तक की बात करें अगर हम, तो हम ये देखेंगे कि इस फ्लोरीन का साइज जो होगा वो काफी क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब हम ऐसे जाते हैं पीरियड्स में मूव करते हैं तो जो शेल्स होती हैं शेल्स सेम रहती है, लेकिन हर बार क्या होता है, हर बार प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है। प्रोटॉन इंक्रीज हो गए मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, इस कारण क्या होगा, ये न्यूक्लियस खींचेगा शेल को, तो शेल जो है वो उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब इसका साइज छोटा हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन पास में आ गया, इलेक्ट्रॉन पास में आ गया मतलब कि ये न्यूक्लियस इसको और जोर से खींचेगा। तो अगर इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा तो हमारी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे साइज बहुत छोटा हो गया है और छोटे साइज वाले एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहते हैं। फिर भी अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे एनर्जी, इस तरफ एनर्जी ज्यादा लगेगी और इस तरफ नीचे आने में एनर्जी जो है वो कम लगेगी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज करती है, लेकिन पीरियड में इंक्रीज करती है। अब है इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जो आपको लर्न करने हैं। एक्सेप्शन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और वो मैंने टेबल बना दी है। इस टेबल पे ये जो वैल्यूज लिखी हुई है 520, 900, 801, ये क्या है, ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। अब आप इसमें देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि पीरियड में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब कि 900 जो है इससे ज्यादा होगा, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए बट नहीं है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, ये वाली वैल्यू इससे कम है, ये भी एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन कैसे हो गया? अब इसका एक्सेप्शन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इसमें एक रूल लगेगा, वो है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। अगर कोई भी एलिमेंट जो है उसकी SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से, अगर SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से वो एलिमेंट जो है या तो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाए या फुल फील्ड स्टेबल हो जाए, तो ऐसे एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से देना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहते हैं। और फिर भी अगर उस हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन जो स्टेबिलिटी है उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसीलिए ये वाले जो बेरिलियम है और नाइट्रोजन है ये क्या है, स्टेबल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहते हैं। बट अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो बोरोन के कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा लगेगी, और ये वाली जो एनर्जी होगी यहाँ पे ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा लगेगी। ऐसे ही ये जो मैग्नीशियम है ये इसकी एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा लगेगी, और जो फॉस्फोरस है उसकी एनर्जी सल्फर से ज्यादा लगेगी। अब ये स्टेबल कैसे हो गया बेरिलियम? ये स्टेबल ऐसे हो गया क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये आता है 4 नंबर पे। तो अगर आप इसकी SPDF कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगी, 1s2 2s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, S P D F। जो S ऑर्बिटल होता है इसमें ये एक बॉक्स बनता है, P वाले में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D वाले में 5, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर S वाला एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, इस वाले में कितने आ सकते हैं 6, इस वाले में 10, इस वाले में 14, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे फिल होते हैं, एक ऐसा होता है दूसरा ऐसा, अपोजिट स्पिन में करते हैं। अगर एक ऐसा करेंगे तो दूसरा वाला ऐसे फिल करेंगे। तो अब आप देखिए, अगर एक बॉक्स है और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम बोलेंगे ये हाफ फिल्ड है, और अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, ये फुल फिल्ड।
अगर हम ऐसे 1 1 1 भर दे इस P वाले में, तो ये P वाला क्या हो गया, हाफ फिल्ड, और अगर ऐसा कर देंगे तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा। तो ऐसे हम इसमें 1 1 1 1 1 भर दे तो ये हमारा जो f ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड स्टेबल होगा, और अगर डबल कर देंगे तो फुल फिल्ड। तो अब आप देखिए बेरिलियम को, ये क्या हो गया 1s2 2s2, मतलब इसका जो बॉक्स बनेगा ये वाला बॉक्स भी फुल है और ये वाला बॉक्स भी फुल है। तो ये 1s2 2s2 से पूरा फुलफिल्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा। और अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बोरॉन के कंपैरिजन में ज्यादा लगेगी। अब लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, आप यहाँ पे आइए, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 1s2 2s2, उसके बाद क्या आता है 2p6 आता है, पर 6 नहीं भरेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7 में से 4 तो यूज हो गए, कितने बचे 3, तो 2p3, मतलब ये वाला बॉक्स पूरा फिल होगा, ये वाला बॉक्स पूरा फिल होगा, और जो p वाला बॉक्स है वो हाफ फिल्ड होगा, मतलब ये क्या है हाफ फिल्ड स्टेबल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहेगा। और फिर हम अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा लगेगी। ऐसे अगर आप मैग्नीशियम का कैलकुलेट करोगे निकाल करके और फास्फोरस का, तो आप देखोगे एसपीडीएफ से ये भी क्या होंगे स्टेबल आएंगे, तो इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो ये आपको याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शंस जो है वो कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फास्फोरस। अगर इस पूरी पीरियोडिक टेबल में पूछा जाएगा है आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आपको मैंने क्या कहा कि एटॉमिक साइज के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगा। मैंने कहा था कि ऐसे में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऐसे में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और ऐसे में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब टॉप टू बॉटम घट रही है, तो टॉप टू बॉटम कहीं भी जाओगे तो घटेगी, और ऐसे में इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम ऐसे में पहुंचे तो आप देखो ये हाइड्रोजन और ये हीलियम है, ये सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर, और इस साइड में आ रहा है, मतलब कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी हीलियम की, हीलियम विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर पूछे कि सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मानी जाएगी सीजियम की। फ्रांसियम की इसलिए नहीं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट है, इसकी कैलकुलेशन नहीं हुई है, इसलिए सीजियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम है। और आयनाइजेशन एनर्जी को किसमें नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।